Hello students, welcome back to the class of Indian polity. So we have been discussing so far Indian polity with respect to our preparation for UPSC CSE preliminary examination 2022. So till now we have discussed 9 parts of Indian polity covering 3 major topics according to Vision IAS PD 365. And now today we are into our 4th important topic known as judiciary, right? So स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मेरा नाम है दीपक कुमार झा और हम द मैक हब चैनल पे कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा मेन टॉपिक जुडिशरी, और जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं लास्ट 8 मंथ्स में फ्रॉम मई 2021 टू जनवरी 2022 वो हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर सीरीज में। ओके, सो ध्यान पूरा स्क्रीन पर रखिएगा, ध्यान बिल्कुल भी आपका भटकना नहीं चाहिए, राइट? ओके, सो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे, उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। देखिए फर्स्ट रिलेटेड न्यूज है रूल ऑफ लॉ। बेसिकली ये जो न्यूज है ये बेसिकली देखा जाए तो एक स्टैटिक टॉपिक है, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में चांस रहता है कम आएगा, लेकिन क्योंकि लास्ट 4 to 5 इयर्स से यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहा है पॉलिटी में। हालांकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत कराते हैं उसे एग्जाम में, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए गलत। 17 to 20 क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी के आपके एग्जाम में, और वो काफी हद तक 90% आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए उसमें, क्योंकि बाकी जगह आपके चांस हैं गलत होने के, लेकिन इंडियन पॉलिटी ही आपको मार्क्स दिलवाएगा, राइट? ओके, तो न्यूज क्या है, न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि रिसेंटली जो सीजीआई है इंडिया के, करंटली इंडिया के सीजीआई कौन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया किस पर? रूल ऑफ लॉ पे, रूल ऑफ लॉ पे। और उन्होंने बोला कि जो स्टोरी है रूल ऑफ लॉ की वो एक्चुअल में स्टोरी है सिविलाइजेशन की। किसकी? ह्यूमन सिविलाइजेशन की। कहने का मतलब उनका यह है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कोई आज नहीं आया, रूल ऑफ लॉ हमेशा से चला आ रहा है, बस उसको नाम आज दिया गया है रूल ऑफ लॉ। क्लियर? अलग अलग नामों से इतिहास में उसे जाना जा चुका है, और हमारे भी इतिहास में यदि हम देखें इंडियन सिविलाइजेशन में तो वो बहुत पुरातन समय से है। आपको पता होगा चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, गुरु माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ पहली बार इंडिया में बड़े लेवल पर लेकर आए थे। कौन से साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य में। मगध डायनेस्टी चल रही थी उस समय ना, मौर्यन एम्पायर चल रहा था, उसमें जो चाणक्य थे वो पहली बार रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। लेकिन रूल ऑफ लॉ को पहली बार रूल ऑफ लॉ के तौर पे किसने डिफाइन किया? तो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं फिलोसोफर थे, वो कौन थे? एवी डाइसी। आपको याद होगा कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको पूछा भी था कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आंसर इज एवी डाइसी। ओके, तो एवी डाइसी ने कैसे डिफाइन किया रूल ऑफ लॉ को? देखिए उनके हिसाब से रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी मतलब बिना किसी कंडीशन के, देखो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब ही होता है कि बिना किसी कंडीशन के कोई चीज सुप्रीम है, किसी चीज की क्या है? डोमिनेंस है। लेकिन किस चीज की डोमिनेंस की बात कर गए एवी डाइसी? क्वेश्चन ये है किस चीज के डोमिनेंस की बात कर गए? तो देखो एवी डाइसी का कहना यह था कि दुनिया में कोई भी 2 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन बी, ये जो 2 बंदे हैं ना दुनिया में, ए और बी, इनको ना किसी भी चीज का इक्वल राइट होना चाहिए, किसी भी चीज का इक्वल राइट होना चाहिए। यहां से जन्म होता है एक कॉन्सेप्ट का, किसका? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आम आदमी हो, हर कोई बराबर है किसके आगे? कानून के आगे। ओके,
कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि जो लॉ है ना, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड मतलब आपके देश का जो कानून है वो सर्वोपरि है, आपके देश का कानून सर्वोपरि है। याद रहे, कानून से ऊपर कुछ नहीं। तो लॉ ऑफ द लैंड को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यदि कोई बोलता है कि लॉ ऑफ द लैंड, लैंड बोले तो जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है? लैंड है। तो लॉ, भारत का जो कानून है वो सबसे सर्वोपरि है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति की पावर भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान को सुप्रीम माना गया है, इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। कानून जो है वो सर्वोपरि है। ओके, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, मैंने आपको जो इक्वालिटी बिफोर लॉ बताया इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे मैं इस पे कुछ डिस्कस करने वाला हूं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे चोर हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, क्लियर, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति हो। इसका मतलब यह हुआ कानून के आगे सब बराबर हैं। और मैं बताऊंगा कि इंडिया में यह कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इंडिया और ब्रिटेन की कंडीशन में फर्क है। ठीक है, मैं आपको यहां पर अभी बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को बेसिकली क्या होता है? रूल ऑफ लॉ जो होता है ना वो बेसिकली ये है कि जो न्याय के आइडियल्स हैं, मतलब हमारे समाज में जो न्याय होता है वो तर्क संगत होना चाहिए। मतलब न्याय जो है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। और इक्विटी, इक्विटी मतलब सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए कानून के आगे। तो यही है रूल ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए रूल ऑफ लॉ को आपको मैंने बता दिया, इंडिया में पहली बार रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया बड़े लेवल पे? चाणक्य ने दिया। ठीक है, ये भी फिलोसोफर थे और एबी डाइसी भी क्या थे? फिलोसोफर थे। ओके, अब देखिए यहां पर रूल ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? रूल ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए रूल ऑफ लॉ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। इसमें से 5 बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला, एंश्योर्स सोशल जस्टिस। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं फॉर एग्जांपल आज की डेट में, तो मोदी जी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून ला सकें जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को काटने की कोशिश करे। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी के कहने पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि संविधान में एक आर्टिकल नंबर 21 है, आपको यदि पता होगा। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है कि ये किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को ये प्रोटेक्शन देता है। किससे? एक्सिक्यूटिव की मनचाही पावर से। मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? पीएम और उनका जो कैबिनेट है, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो किसका हिस्सा है? क्या किसका हिस्सा है? एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका अपनी मर्जी से कोई ऐसा कानून ना बना दे कि किसी निर्दोष को पकड़ के जेल में डाल दे, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल बोलेगी भैया हम कार्यपालिका हैं और हमारे पास अनन्य ताकतें हैं, मतलब हमारी ताकतों का कोई अंत ही नहीं है। यदि ऐसा हो गया मेरे दोस्त तो भूचाल आ जाएगा पूरे देश में। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। समाज में किसी को भी पकड़कर पुलिस अंदर कर देगी, किसी से भी अपनी बदले की भावना के तहत किसी का बिजनेस में लॉस करवाया जा सकता है, किसी को नजरबंद किया जा सकता है, किसी ऑपोजिशन पार्टी के बंदे को इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जाता यदि ऐसा हो गया तो। इसीलिए यदि आपको सामाजिक न्याय रखना है, मतलब समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, किससे? एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की अनन्य ताकतों से। तो इसको बचाने के लिए कौन है? संविधान। संविधान आपको बचाने के लिए है। इसी को बोलते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर ना प्रधानमंत्री है, ना संविधान से ऊपर कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, और ना ही आपकी विधायिका है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। यदि किसी ने भी संविधान के किसी भी
लॉ का उल्लंघन करने की कोशिश की तो ये एक दूसरी जो बॉडीज हैं, जैसे न्यायपालिका है वो कार्यपालिका को रोकेगी काम करने से यदि ऐसा कुछ हुआ तो, जो विधायिका है वो भी लगाम लगाएगी किस पे, कार्यपालिका पे। तो एक दूसरे पर ये लोग लगाम लगाते हैं ताकि कोई भी संविधान के किसी भी कानून का हनन ना कर सके, आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहला काम क्या हुआ मेरे दोस्त, रूल ऑफ लॉ का। सबसे ऊपर संविधान है, इसका सबसे पहला काम क्या हुआ, ये आपको सामाजिक न्याय प्रदान करता है, समाज में आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देता। दूसरा, प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का तंत्र मतलब लोग इनडायरेक्टली चलाते हैं क्या देश, लोग इनडायरेक्टली बनाते हैं क्या पॉलिसी। सर लोग इनडायरेक्टली कैसे बनाते हैं पॉलिसी, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं। वोट क्या है, लोगों का पावर है वोट। लोग अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे रखते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हिस्सेदार बनता है कानून बनाने में उनके लिए। इसका मतलब यदि लोकतंत्र का संरक्षण करना है तो आपको बचाने के लिए संविधान जरूरी है, क्योंकि यदि संविधान ना होता तो दोस्तों ये जो कार्यपालिका है ना ये आपकी हालत खराब कर दी थी, ऐसे ऐसे कानून बनाती जो आपका सर चकरा जाता, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान बहुत जरूरी है, मतलब रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। याद रहे ये जो ऑफ शब्द है इसका मतलब क्या, कानून की चलती है, कानून से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं। आइए नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट ऑन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। इसका मतलब मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, जो अनन्य शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के संरक्षण में, मतलब बोले तो कार्यपालिका यूज कर सकती थी आपके प्रति, वो अब नहीं कर पाएगी। उसकी शक्तियों पे लगाम लगाया है किसने, संविधान ने। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। यार ये सारे पॉइंट जुड़े हुए हो गए ना, आपके फंडामेंटल राइट को यदि बचाना है तो संविधान का सुप्रीम होना जरूरी है, वरना कोई भी आपके फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकता है। याद है आपको केशवानंद भारती केस में मैंने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 7-6 की जजमेंट, 13 जज की बेंच, सबसे बड़ी बेंच आज तक के भारत के इतिहास में बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट तक को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंड करते हुए एक बात का ध्यान रहे संसद को, कि संसद के पास यह अधिकार नहीं कि वो जो आपके संविधान का मूलभूत ढांचा है, जिसपे संविधान के बेसिक सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। द बेसिक स्ट्रक्चर of the constitution should not be disturbed at all, should not be amended at all, सिर्फ आपको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसलिए मैंने बोला था केशवानंद भारती जी तो वो केस हार गए, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा ये है कि देश जो है वो संविधान पे चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे। ठीक है, तो याद रहे हमारे देश में सुप्रीम कौन, तो ना तो प्रेसिडेंट उसका आंसर है, ना ही प्राइम मिनिस्टर उसका आंसर है, उसका आंसर है संविधान। ठीक है, इसलिए अदालत में संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, और संविधान ना सही तो अपने जो धर्म ग्रंथ होते हैं उसके ऊपर हाथ रखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको रूल ऑफ लॉ समझा दिया, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। अब देखो 3 बेसिक प्रिंसिपल जिस पर रूल ऑफ लॉ टिका हुआ है वो क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मैंने आपको बता दिया कि जो कानून है वो सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं। इसका मतलब यही हुआ, नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को पकड़कर आप जेल में तब तक नहीं डाल सकते जब तक उसने संविधान के किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, क्योंकि कानून सबसे ऊपर, कानून का उल्लंघन करे तब जाके आप जेल में डाल सकते हो, लेकिन अपनी बदले की भावना से आप जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको बचाने के लिए कौन है, संविधान। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर है, नो मैन इज अबव द लॉ। हमने क्या बोला, प्रधानमंत्री तक यदि कोई कानून तोड़ते हैं तो उनके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। बात समझ रहे हो, इट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक गरीब आदमी भी यदि चोरी करेगा उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान है। वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन दिए जाते हैं कुछ पोस्ट को देखकर, क्योंकि इंडिया पूर्ण रूप से इस प्रिंसिपल को, इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। यह प्रिंसिपल ब्रिटेन ने बनाया था, क्योंकि ब्रिटेन के समय के हिसाब से ब्रिटेन में हर व्यक्ति ऑलमोस्ट क्या था, बराबर था, लेकिन इंडिया में अमीरी भी बहुत है, गरीबी भी बहुत है।
तो इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं चल सकता माय डियर। मैं आपको दो बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा वर्ग है समाज का जो जंगलों में रहता है, और एक ऐसा वर्ग है समाज का जिसको और जंगलों में रहने के कारण इनको शिक्षा की, हेल्थ की कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। और एक दूसरा वर्ग है इसी देश में, दोनों इसी देश में है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसको समाज में हर सुविधा उपलब्ध है, ये शहरों में रहता है, ये सरकार की नीतियों का फायदा उठाता है, लेकिन ये सरकार की नीतियों से अनभिज्ञ है। दूसरा जो पार्ट है, ए बी बोल देता हूं मैं। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, जब दोनों एक देश में रहते हुए, एक ही देश की जमीन पर रहते हुए दोनों की जीवन स्थिति सेम नहीं है, तो दोनों कानून के आगे बराबर कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि ए को किसी चीज का ज्ञान ना हो और वो गलती कर बैठे, और बी को उस चीज का ज्ञान है फिर भी वो गलती कर रहा है। तो क्या दोनों की सेम गलती के लिए दोनों को सेम सजा दोगे? नहीं, भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत अपने देश में रहने वाले लोगों को उनकी कंडीशन के हिसाब से सजा देता है, उनकी कंडीशन के हिसाब से एजुकेशन में मौका देता है, उनकी कंडीशन के हिसाब से हेल्थ में मौका देता है। सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, अमीर आदमी को सब्सिडी क्यों नहीं मिलती? किसानों को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया जाता। तो फिर सर ये तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा है और एक व्यक्ति इतना छोटा है, तो दोनों को क्या समानता का अधिकार मिलता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, नहीं मिल सकता। यहीं से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है रिजर्वेशन। एक व्यक्ति जो समाज में पहले से बहुत उठा हुआ है और एक व्यक्ति जो समाज में गिरा हुआ है, इन दोनों को इक्वल आप नहीं कह सकते। यदि इन दोनों को कानून के सामने इक्वल करना है तो पहले आपको क्या करना होगा मेरे मित्र? पहले आपको जो व्यक्ति समाज में नीचे है उसको पहले ऊपर उठाना होगा और समाज के दूसरे वर्ग के बराबर लाना होगा। और जब आप समाज के से दूसरे वर्ग के बराबर लाएंगे तो मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो आपने उठाने के लिए से यूज किया, इसी को तो रिजर्वेशन कहते हैं। इसका मतलब यदि आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल फॉलो करना है तो पहले दो लोगों को इक्वल स्टेटस तो दो। जब दो लोगों का स्टेटस ही इक्वल नहीं है तो दोनों लॉ के सामने कैसे इक्वल हो सकते हैं? आपको एक और सुंदर एग्जांपल देता हूं। एक 18 साल से कम का बच्चा है और एक 18 साल से बड़ा एडल्ट है। एडल्ट के पास अक्ल होती है, ऐसा माना जाता है। बात सुनना, आज की डेट में बहुत कुछ बदल रहा है। एडल्ट के पास अक्ल होती है और जो 18 से नीचे होता है उसे एडल्ट नहीं माना जाता, उसे टीन माना जाता है, टीन। और जब टीन होता है बंदा तो ऐसा माना जाता है उसके पास मैच्योरिटी नहीं होती। तो जब मैच्योरिटी नहीं होती तो मान लो कि इसके पास मैच्योरिटी है, ये एडल्ट है, ये मैच्योर है, एडल्ट है, और ये अमैच्योर है, मतलब ये टीन है, अभी एडल्ट नहीं हुआ है, 18 से कम का है। तो मान लो कि ये कोई गलती करे और ये कोई गलती करे तो आपको ये बात पता होगी, इंडिया में दोनों के लिए बराबर सजा का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, क्या हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो? क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग है, दोनों की मेंटल कंडीशन अलग है। ऐसे ही आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति की मेंटल हालत ठीक नहीं होती तो उसको उसकी सजा जो है वो कम कर दी जाती है या फिर उसकी सजा को हल्का कर दिया जाता है। वही एक व्यक्ति जो सेम वही क्राइम करे लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक है तो उसको जो सजा है वो ज्यादा दी जाती है। इसका मतलब दोस्तों, मैं आपको 3 अलग अलग एग्जांपल दे चुका हूं। एक, अलग अलग स्टेटस के लोग, उनको लॉ के आगे सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले उन दोनों का स्टेटस सेम करना पड़ेगा उन्हें सेम ट्रीट करने के लिए। इसीलिए सेम स्टेटस लाने के लिए उनको जो हेल्प दी जाती है सरकार की तरफ से, उसी हेल्प का नाम है रिजर्वेशन। और फिर दूसरा मैंने एग्जांपल दिया 18 से कम और 18 से ज्यादा वाले दो व्यक्तियों का। दोनों की जो समझ है वो सेम नहीं है। ऐसा माना जाता है 18 से कम बंदे की समझ कम है, वो टीन है, और 18 से ज्यादा बंदा मैच्योर है। तो दोनों को समझ सेम ना होने के कारण दोनों को कानून के आगे सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरे दोस्त? इसी तरीके से मैंने बताया कि एक मेंटल ट्रॉमा से परेशान व्यक्ति
और एक मानसिक स्थिति जिस व्यक्ति की ठीक है, सामान्य है, दोनों यदि सेम गलती करते हैं तो दोनों को सेम सजा नहीं मिल सकती मेरे दोस्त। इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं होता इंडिया में ढंग से। तो सर मुझे एक बात बताइए कि इस केस में ये जो आप बता रहे हैं तो ये क्या है सर, ये दो व्यक्तियों को जो सजा बराबर नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? ये दोस्तों ये प्रिंसिपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना पिछले 3 एग्जांपल से, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसको बोलते हैं नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, नॉट इक्वालिटी, इक्वल। और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? ये आप समझ गए, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। लेकिन इंडिया में ये एब्सोल्युटली फॉलो नहीं होता। इंडिया में ज्यादातर क्या फॉलो होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम नहीं है। और आज के डेट में ज्यादातर देशों में यही फॉलो होता है, अमेरिका में भी यही फॉलो होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ का थर्ड प्रिंसिपल क्या है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब यह हुआ कि जो लीगल स्पिरिट है, मतलब जो न्याय की आत्मा है, इसका मतलब न्याय के आगे कोई व्यक्ति अपनी नहीं चला सकता। समझे भाई? न्याय सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे चलती है, और वो क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों का अधिकार। समझे भाई? और लोग अपने अधिकारों के लिए संविधान को बेस मानकर लड़ सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। किससे? एक्सिक्यूटिव की मनचाही पावर से, कार्यपालिका की मनचाही पावर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में अंतर काफी हद तक समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। रूल बाय लॉ का दोस्तों मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। ये जो शब्द लिखा है रूल बाय लॉ, इसका मतलब क्या है? कि कानून जो है वो चलाएगा आपको, और रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून की चलेगी। इसका मतलब कोई आपको अपने कानून से चला रहा है, उसे बोलते हैं रूल बाय लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून से देश चलेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं। इसका मतलब मेरे दोस्त रूल ऑफ लॉ जो है ना, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसका मतलब होता है कि संविधान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन रूल बाय लॉ का मतलब क्या है? कि आपके लिए कानून बनाया जा रहा है माय डियर, और वो जो कानून आपके लिए बनाया जा रहा है ना, उससे आपको कंट्रोल किया जाएगा, कानून से आपको कंट्रोल किया जाएगा। और कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसका मतलब मेरे दोस्त, पार्लियामेंट यदि रूल बाय लॉ आ गया ना आपके देश में, आपका देश तबाह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तबाह आपका देश? क्योंकि रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि आपके लिए कानून जो बना रहा है ना, वो उस कानून से आपको कंट्रोल करेगा। तो कानून से जब आपको कंट्रोल किया जाता है तो होता है रूल बाय लॉ, और कानून से जब ऊपर कोई ना हो तो उसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ में क्या होता है कि ये कुछ खास लोगों पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ आम जनता पे अप्लाई होता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ आम जनता को बचाती है। किससे? एक्सिक्यूटिव की मनचाही पावर से। रूल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? कि जो आपके लिए कानून बना रहे हैं वो अपने मन से यदि चाहें तो आपके लिए ऐसा कानून बना सकते हैं कि कल को कोई ऑपोजिशन उस सरकार के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता, किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वह इलेक्शन लड़े। ऐसे ऐसे कानून बना दिए जाएंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा कि किसी की खड़े होने की हिम्मत तक नहीं होगी, गवर्नमेंट के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आज जो आप ये देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल को कोई कुछ बोल दे सरकार के खिलाफ, सीधा जेल में, डिक्टेटरशिप हो जाएगी मेरे दोस्त। रूल बाय लॉ कहां चलता है? रूल बाय लॉ चलता है चाइना में, रूल बाय लॉ चलता है रशिया में, रूल बाय लॉ चलता है नॉर्थ कोरिया में। कानून बनाया जाता है वहां लोगों को गवर्न करने के लिए, लेकिन यहां पर पहले से कानून मौजूद है जो हर किसी से ऊपर है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है माय डियर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ भी एक पार्ट है। यदि मैंने आपको जो पढ़ाया था बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें काफी सारे पॉइंट्स बताए थे, उसमें से एक रूल ऑफ लॉ भी था। इसका मतलब इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते आप। क्लियर है? तो रूल बाय लॉ एक तरीके से डिक्टेटरशिप बताता है। ठीक है,
कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना वो सुप्रीम होती है रूल बाय लॉ में, जबकि रूल ऑफ लॉ में क्या सुप्रीम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, की प्रिंसिपल्स दैट एम्फसाइज रूल ऑफ लॉ। कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो ये बोलते हैं कि हाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो देखो भाई, लॉज मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल, मतलब जो कानून है ना संविधान में वो ऐसे होने चाहिए जो साफ हो, मतलब सबको समझ में आए और वो कानून तक सबकी पहुंच हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून बना दिया जैसा आम आदमी को ना समझ में आ रहा है और ना आम आदमी उस कानून की मदद से अपनी रक्षा कर पा रहा है। तो भैया कानून ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में भी आए, मतलब आसान हो, आसान लैंग्वेज में हो। और यदि लैंग्वेज आसान नहीं है तो उसको समझाने के लिए कौन होते हैं? वकील होते हैं। और वकील आम आदमी के लिए, मतलब जो ऐसा आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वकील को, उसके लिए संविधान में फ्री लीगल एड बोला गया है। मतलब सबको अधिकार है, हमारे संविधान में अधिकार है सबको कि उन्हें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट है? मेरे दोस्त नहीं, ये डीपीएसपी में आता है। मतलब ये स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो आपको फ्री लीगल एड देती है या नहीं। लेकिन हाँ, स्टेट का ये कर्तव्य है, स्टेट का ये एक कर्तव्य है कि उसे फ्री लीगल एड हर गरीब वर्ग को देना चाहिए जो एक्सेस नहीं कर सकता जस्टिस। क्लियर है मेरे दोस्त? नेक्स्ट, और याद रहे कि लॉ में कोई भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो किसी की समझ में ना आए। और वो अंतिम इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है जो लॉ को इंटरप्रेट करता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में अंतिम इंस्टीट्यूशन, अंतिम वो संस्था जो किसी भी लॉ को पूर्ण रूप से समझने में मदद करती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मैंने आपको अभी बता दिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब देखो लॉ के आगे सब क्या है? बराबर हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इक्वल एक्सेस टू जस्टिस है ना, यही बेडरॉक है किसका? रूल ऑफ लॉ। और मैं आपको बता देता हूं रूल ऑफ लॉ का जो ये प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये भारत में पूर्ण रूप से फॉलो नहीं होता। भारत में क्या फॉलो होता है ज्यादातर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति सेम नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी लॉ नया बनाया जाएगा या लॉ में कोई चेंज होगा तो पब्लिक इनडायरेक्ट भागीदार है उस लॉ को चेंज करने में, बनाने में। कैसे? क्योंकि जो बंदे लॉ को चेंज कर रहे हैं संसद में वो आप ही के वोट द्वारा चुने गए हैं। आपने अपने वोट से उन लोगों को जिताया है और वो मेजॉरिटी से जीते हुए कैंडिडेट ही भागीदारी दे रहे हैं अपने कानून बनाने में। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कानून आप बना रहे हैं। दूसरा, जब भी सरकार कोई कानून बनाती है, बिल लेकर आती है, तो उसको गवर्नमेंट के गैजेट में डालने से पहले कम से कम 45 से 60 दिन के लिए पब्लिक के सामने रखा जाता है, ताकि पब्लिक ये बताए कि इसमें कोई चेंजेस, पब्लिक अपनी राय दे कि क्या इसमें कोई चेंज करना चाहिए कि नहीं। वो बात अलग है कि संसद में इस चेंज को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, वो मेजॉरिटी पे डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी लोग सहमत हैं या नहीं पब्लिक की राय से। लेकिन पब्लिक की राय मांगी जाती है और यही आपकी ताकत दर्शाता है लोकतंत्र में कि आपको अधिकार है किसी भी नए कानून को बनाने में या किसी पुराने कानून को चेंज करने में या किसी कानून को हटाने में। जैसे फार्म लॉज, ये लोकतंत्र की ही तो पहचान थी कि फार्म लॉज को किसानों ने दिन रात एक करके 1 से 1.5 साल तक लगे रहने के बाद हटवा दिया। यही लोकतंत्र की जीत है और यही है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब संविधान सुप्रीम है। सरकार अपनी मनपसंदी से यदि कोई लॉ लाती है तो उसको भी हटाने की ताकत रखता है कौन? आम आदमी इस देश में। लेकिन फार्म लॉज माय डियर मेरे हिसाब से काफी हद तक, मैं नहीं कह रहा पूर्ण रूप से, काफी हद तक सही थे, बशर्ते कि उसमें कुछ चेंज किए जाते। जैसे एमआरपी को लीगलाइज कर देना चाहिए था, तो शायद फार्म लॉज पूर्ण रूप से सही साबित होते देश के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योरिंग दैट। देखो भाई, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जिस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दोस्तों न्यायपालिका बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि वही इंटरप्रेट करती है संविधान को। सोचो यदि न्यायपालिका कमजोर हो गई तो जो कार्यपालिका है, एक्सिक्यूटिव है, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो मनचाही पावर का इस्तेमाल करके आपको परेशान कर सकते हैं, आम पब्लिक को प्रताड़ित कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, इनमें होता है।
ठीक है, तो आपको कौन बचा रहा है लोकतंत्र में? आपका संविधान, क्योंकि आप किससे चल रहे हैं? रूल ऑफ लॉ से, जबकि वो किससे चल रहे हैं? रूल बाय लॉ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ और भारतीय संविधान, आइए इसे थोड़ा जोड़कर देखते हैं। आपको पता है हमारे देश का जो संविधान है ना, उसका फाउंडेशन पिलर ही है रूल ऑफ लॉ। बोला ही गया है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं। इसलिए देखो, कोई भी जब विवाद होता है तो अंतिम जो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, किसको देखने जाते हैं? अंतिम में संविधान को देखने जाते हैं। संविधान से पता लगता है कि वो विवाद किस तरीके से सुलझेगा। जैसे अभी हिजाब के ऊपर कर्नाटका में जो पीयू कॉलेज है, जो 11th 12th करवाता है, कॉलेज में ही होता है वहां, उसके ऊपर बैन लगवा दिया था। तो उसको फाइनल इंटरप्रिटेशन किससे मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड, उनके अधिकारों से रिलेटेड, और यदि वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसे बैन कर दे। लेकिन यदि वो एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है और वो पब्लिक ऑर्डर को उससे परेशानी होती है, तो फिर दोस्तों बैन तो बनता है। फिर इसका मतलब हम नहीं हो सकते कोई इंटरप्रेट करने वाले अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी नहीं चलेगी मेरे दोस्त, संविधान की मर्जी चलेगी। संविधान से ऊपर कोई सरकार नहीं, संविधान से ऊपर कोई आदमी नहीं, संविधान से ऊपर कोई धर्म या मजहब नहीं इस देश में। नेक्स्ट, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात मैंने आपको बता दी है। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इसमें चेंज कर दे, और यदि वो चेंज करेगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उसको खारिज कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देगी, असंवैधानिक। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता से पहले बना हो चाहे स्वतंत्रता के बाद बना हो, यदि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को काटने की बात करे, फंडामेंटल राइट के दिशा निर्देश को फॉलो ना करे, जो लोगों के हित में ना हो, जो बेसिक डॉक्ट्रिन को छेड़ने की कोशिश करे, उस लॉ को सिरे से खारिज करेगा कौन? आपका न्यायाधीश, आपका न्यायालय, आपके कोर्ट्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है कि स्टेटस किसका कैसा है। सबको बराबर ट्रीट अप नहीं कर सकते जब तक उनको बराबरी पर लेकर ना आया जाए, और बराबरी पर लेकर आने को ही क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन, जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में जो एडमिशन होते हैं पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दिया जाता है, और आर्टिकल 16 में नौकरी के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 एक्सिक्यूटिव के मनचाहे एक्शन से आपको बचाता है। एक्सिक्यूटिव किसी को भी पकड़कर अंदर करवाने की कोशिश करे तो आप रक्षा मांग सकते हो अपने लिए एक्सिक्यूटिव के खिलाफ। आर्टिकल 21 आपको बचाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा बशर्ते कि मैं किसी और को परेशान ना करूं, बस तब तक मेरे को कोई भी अपने मन से पकड़कर अंदर नहीं कर सकता, जब तक मैं संविधान के हिसाब से चलूं। ठीक है, अपनी मनमर्जी मेरे साथ कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई है मेरे दोस्त? कि लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। कोई किसी और के कार्य क्षेत्र में बाधा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हर कोई रखेगा। यदि कार्यपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो न्यायपालिका और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव और जुडिशरी उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल ऑफ लॉ का एक और फाउंडेशन पिलर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब भैया जब कहीं भी न्याय दें तो उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकती कौन? मंत्रिमंडल, बोले तो एक्सिक्यूटिव। इसका मतलब जो न्यायपालिका है ना वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी। क्लियर है? कोई भी न्याय जो होता है ना मेरे दोस्त, वो हमेशा सच के साथ होता है। उसमें कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। सरकार दबाव नहीं बना सकती न्यायमूर्ति के ऊपर कि न्याय हमारे पक्ष में दो, नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि न्यायपालिका जो है ना वो आजाद है, वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी वो थी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों प्रशांत भूषण जी का केस आपने सुना होगा, उसके चलते भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था। खैर वो न्यूज तो अभी थोड़ी पुरानी हो गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि नो लॉ कैन टेक अवे द कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। मतलब ऐसा कोई भी कानून आप नहीं बना सकते जिसमें आप कोर्ट की पावर छीन लो। कोर्ट की सर कौन सी पावर छीनने की बात हो रही है? आपको पता है कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट की किसी भी रूप में यदि आपने तौहीन की, यदि आपने न्यायपालिका की किसी भी रूप में बोलकर, लिखकर, न्यूज़पेपर के तहत, मूवी के तहत, किसी शॉर्ट वेब सीरीज के तहत, किसी शॉर्ट फिल्म के तहत, किसी एड के तहत, किसी साइन के तहत, किसी पैम्पलेट के तहत, किसी पोस्टर के तहत, दोस्तों यदि आपने न्यायपालिका के किसी भी जजमेंट के ऊपर किसी तरीके से हास्यास्पद रूप से व्यंग्य करने की कोशिश की तो वो कोर्ट का उल्लंघन माना जाएगा, वो भारत में न्यायालय का उल्लंघन माना जाएगा और आप उसके लिए पनिशमेंट देने का अधिकार है कोर्ट के पास। इसी को बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कोर्ट को ये पनिशमेंट देने से रोक दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आइए इसको न्यूज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है आर्टिकल 142 और आर्टिकल 129 में। तो आपको पता होना चाहिए दोनों आर्टिकल क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि द पावर टू पनिश इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली है ना कि वो किसी को भी पनिश कर सकता है जब वो न्यायालय की क्या करे, तौहीन करने की कोशिश करे किसी भी रूप में, तो ये उसको संविधान से प्राप्त हुई है और इस पावर को कोई भी उससे छीन नहीं सकता। कैसे? वो पार्लियामेंट में कानून बना के। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि वो कानून बनाकर कोर्ट की ताकत को छीन सके। कौन सी ताकत? कोर्ट की पनिश करने की ताकत। कब? जब कोई कोर्ट की तौहीन करे या कोर्ट के किसी जज की तौहीन करे या कोर्ट के किसी फैसले की तौहीन करे, किसी भी रूप में तौहीन हो सकती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। While the power to punish for any contempt of itself, देखो यदि कोर्ट का कोई कॉन्टेम्प्ट कर दे, मतलब कोर्ट का कोई उल्लंघन कर दे, कोई कोर्ट की बात ना माने, ठीक है, तो आर्टिकल 142 का क्लॉज नंबर 2 ये ताकत देता है कोर्ट को कि वो ऐसे किसी भी कानून को जिसमें ये कानून बनाया गया है कि कोर्ट के पास ये अधिकार छीनने की कोशिश होती है, तो फिर उस कानून को कोर्ट क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है कॉन्टेम्प्ट में। एंड देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन एज फार एज आर्टिकल 129 इज कंसर्न। और कोर्ट को ऐसा करने से कोई कानून नहीं रोक सकता। ये कहां लिखी गई है बात? आर्टिकल 129। मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोर्ट को पनिश करने का अधिकार है, वो कहां लिखा है? आर्टिकल 142 में, है ना। अपने ऊपर हुए तौहीन का कोर्ट क्या कर सकता है? पनिशमेंट के तौर पर बदला ले सकता है आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के तहत। और उसको ऐसा कोई भी कानून उसको ऐसा करने से नहीं रोक सकता। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे दोस्त क्या होता है? देखिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये होता है कि यदि आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे आपने कोर्ट की, न्यायपालिका की जो एक सम्मान है उस पर ठेस पहुंचे, है ना, डिग्निटी, या कोर्ट की जो अथॉरिटी है, बोले तो जजेस के ऊपर आपने कोई कमेंट कर दिया या उनके फैसले के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी आपको। उनके फैसले के ऊपर वो भी न्यायपालिका की तौहीन है, उनके ऊपर कोई कमेंट कर दिया वो भी न्यायपालिका की तौहीन है, और न्यायपालिका की तौहीन कर दी तब तो वो डायरेक्ट बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इससे रिलेटेड? आर्टिकल 261 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 261 ये कहता है फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब आप यदि न्यायपालिका के किए गए फैसले पर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप भारत के न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते। जबकि आर्टिकल 261 ये कहता है कि भारत का हर नागरिक पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भारत के न्यायपालिका के साथ रहेगा। भारत के न्यायपालिका में हमेशा सच का साथ दिया जाता है, ये मानकर चलेगा। इसलिए वो सवाल नहीं उठा सकता न्यायपालिका की गरिमा पे, न्यायपालिका के सम्मान पे। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि आपको बोलने का अधिकार है मेरे दोस्त। संविधान के आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। मतलब आप अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात रखते समय कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो ये राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ। मतलब एक मर्यादा में रहकर बात करें, दायरे में रहकर बात करें, खुल के बात करें, लेकिन दायरे में रहकर बात करें, किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन ना करें, वरना कोर्ट आपके ऊपर पनिशमेंट लगा सकती है। नेक्स्ट, आर्टिकल
129 और आर्टिकल 215। 129 दोस्तों मैं बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो रोक सके कोर्ट को पनिश करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। 215 क्या कहता है मेरे दोस्त, देखो तो आर्टिकल 129 और 215, 129 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 215 है हाई कोर्ट के लिए रिस्पेक्टिवली। ये इनके पास क्या है, पावर है किसके लिए पनिश करने की, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर मिलती है इनको 129 से। नेक्स्ट 142 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है, ठीक है भाई, या फिर किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, समन किया जा सकता है इस पावर के तहत। क्लियर है मेरे दोस्त। तो कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर कहां से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट को 129 से, और 142 क्लॉज 2 से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलावा दे सकती है और उसे पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट के लिए, याद रहे। चलिए नेक्स्ट लीगल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो आया था 1971 में मेरे दोस्त, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971, इसमें क्या था कि इसने सबसे पहले तो डिफाइन किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी परिभाषा नहीं है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए न्यायपालिका कभी कभी अपनी मर्जी कर जाती है। आज यदि मैं मान लो कोई सही बात भी यदि बोल दूं और कोर्ट को क्योंकि वो बुरी लग गई, बात समझना मेरे दोस्त, कोर्ट को क्योंकि मेरी बात बुरी लग गई, कोर्ट को पसंद नहीं आया, जज को पसंद नहीं आया, तो ये तो मेरे को पनिशमेंट दे देंगे। मेरे पास तो अपने बचाव के लिए कोई पक्ष ही नहीं है, हालांकि मैं सच बोल रहा था, बात समझना। प्रशांत भूषण जी ने क्या देखा था, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको कहां देखा था उन्होंने, बाइक पे देखा था। कहां? जो आरएसएस की मेन शाखा है नागपुर में, उसके बाहर आरएसएस जो है उसके बीजेपी के एमएलए की बाइक पर थे वो सवार, वो भी बिना मास्क के, कोविड में। सोचो जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मतलब इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, वो यदि ऐसा काम करेंगे, रूल तोड़ेंगे, कोविड में पब्लिक प्लेस पे बाइक पर बैठकर बिना मास्क के हैं वो, और वो भी एक पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी, क्योंकि न्यायपालिका को क्या बोला गया है कि निष्पक्ष रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी जो पावर में है, गवर्नमेंट में है, उसके किसी एमएलए की बाइक पर आप बैठे हुए हैं और वो भी आप अपने ही बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना है आपने, और फिर आप पब्लिक को बोलेंगे मास्क पहनने के लिए, उनको सजा देंगे कोर्ट में। तो उसके वो सही बात बोलने पर भी यदि अपनी गरिमा पे ले गया कौन, चीफ जस्टिस, तो क्या होगा मेरे दोस्त, यदि चीफ जस्टिस अपनी गरिमा पे, अपने सम्मान पे ले गए इस बात को, तो वो तो सजा दे देंगे। वो बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपने गलती की है और आपके पास अपने बचाव के लिए कोई पक्ष नहीं होगा। इसलिए दोस्त संविधान आपकी बचाव में आता है, संविधान, क्योंकि हमने क्या बोला था, संविधान से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर न्यायपालिका भी नहीं, संविधान से ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं। संविधान आपकी रक्षा करेगा। लेकिन क्योंकि संविधान में डेफिनेशन ही नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो डेफिनेशन तो अपने मन से बनाई जा सकती है ना, इसलिए इस डेफिनेशन को देना जरूरी था। और 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया जिसने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन डिफाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से डिफाइन करता है। नेक्स्ट सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है मेरे दोस्त, सिविल कंटेम्प्ट, सिविल मतलब क्या होता है, आम जो लोग, मतलब हमारे जनसाधारण में जो होता है कंटेम्प्ट, इसमें क्या होता है कि जब आप कोर्ट के ऑर्डर की पालना ना करो, मतलब कोर्ट ने आपको बुलावा दिया, समन किया कोर्ट ने आपको, आप नहीं आए, इसे बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। मतलब इसमें क्राइम कहीं भी शामिल नहीं है, समझ रहे? अच्छा, अब क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि आपने कोर्ट को ये बोला कि कोर्ट ना, जो न्यायमूर्ति हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो मिले हुए हैं किसी से, है ना, या फिर आप ये बोलो कि आप क्या करो कि कोर्ट की कार्यवाही में इंटरफेयर करने की कोशिश करो, मतलब कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और बीच में आप इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करने लग गए, तो वो कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट की मर्यादा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप कटघरे से बाहर आ गए, चिल्लाने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, तो इस केस में क्या होता है माय डियर, 6 मंथ तक की इंप्रिजनमेंट आपको हो सकती है या फिर 2000 रुपए का फाइन हो सकता है। एक चीज और, यू कैन नॉट इनिशिएट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, यू कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिजेड कंटेम्प्ट। इसका मतलब मान लो कि कोर्ट ने आपको कंटेम्प्ट पे ये कहा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, लेकिन
उस कंटेम्प्ट, उस सजा, वो जो आपने गलती की है ना, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, वो जो आपने गलती की है, उस गलती का सजा आपको 1 साल बाद नहीं मिल सकता। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपके ऊपर सजा का प्रावधान शुरू हो जाना चाहिए, मतलब आपके ऊपर जो केस है वो शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने बोला कि आज आपने कंटेम्प्ट किया है 1 जनवरी को और पता चले कि इस पूरे साल में कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं लिया और अगले साल कार्रवाई शुरू हो रही है। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। 1 साल के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू करनी जरूरी है जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम लगाया गया है, ठीक है, वरना वो लैप्स हो जाएगा उसका केस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन क्या है मेरे दोस्त? एक्सेप्शन ये है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मीडिया का कोई व्यक्ति है और मीडिया का कोई व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चल रही है उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग में मेरे दोस्त रिपोर्टिंग करते वक्त वो तो सच बात बताएगा ना। वो सच बात ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट के किसी ये न्यायाधीश को कड़वी लग जाए, वो अपने दिल पर ले लें, तो क्या वो उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को कोर्ट में बुला लेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे? नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। जब भी रिपोर्टिंग होगी उस जुडिशियल प्रोसीडिंग की, उस केस में कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ फैसले ऐसे होते हैं, नॉर्मल जो फैसले होते हैं उसमें ज्यादातर मीडिया होती है वहां पर कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ मेरिट ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आपके पास लोकतंत्र में अधिकार है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। यहां पर आप किसी की सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहे, आप न्यायाधीश के ऊपर यह सवाल नहीं उठा रहे कि उन्होंने फैसला क्यों दिया। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने दलीलों को देखते हुए, उन्होंने गवाहों को देखते हुए, उन्होंने विटनेस और जो प्रूफ आए हैं उनके सामने, उनको देखते हुए फैसला दिया है। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आपकी कितना फेयर डिसीजन ये रहा होगा। कई बार आपको पता होता है कि ये क्रिमिनल है लेकिन उसके खिलाफ क्योंकि सबूत नहीं है, तो उसमें न्यायाधीश क्या करेगा मेरे दोस्त? तो न्यायाधीश ने अपनी तरफ से फैसला दिया है गवाहों सबूतों के मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस से काम करते हो, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं चलती, इसलिए आप अपना पक्ष रख सकते हो, आप फेयरली क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन क्रिटिसाइज करते वक्त आप कोई भी पर्सनल अटैक नहीं कर सकते कोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट, merely defamatory attack on judge and not intended to interfere in proceedings। ऐसा हो सकता है आप किसी जज के फैसले के साथ सहमत ना हो, जैसे केशवानंद भारती केस में 7 जज और देखो 6 जज ने केशवानंद भारती के साथ में फैसला दिया था और 7 ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। तो इसका मतलब मेरे दोस्त, क्या ये 6 जज गलत हो गए? कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो इन 6 जज के साथ होंगे। यदि बंदे इन 6 जज के साथ है तो क्या ये इन 7 जज के खिलाफ हो गए? क्या इन 7 जज की इज्जत पे बोल दिया उन्होंने? नहीं। इसका मतलब आप डिफेमेटरी अटैक कर सकते हो किसी जज पे, क्योंकि आप हो सकता है उससे सहमत ना हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त इस फैसले में आप अड़चन ना बनो, क्योंकि ये फैसला दिया गया है सबकी सहमति देखते हुए। समझे मेरे दोस्त? इस फैसले में आप कोई अड़चन, कोई बाधा पैदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 2006 में अमेंड किया गया था क्या और इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दोस्त, आप सच सामने रख सकते हो। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सच है तो आप फैसला आने के बाद भी सच को सामने रख सकते हो, और किसी को यदि अपना बचाव करना है तो वो भी सच को सामने रख सकता है एज अ वैलिड डिफेंस, यदि पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज है तो। चलिए नेक्स्ट हमारी न्यूज है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इसे हम कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड विल बी मीटिंग इन आवर पार्ट नंबर 11।